Welcome back, everybody. So, today we will be dealing with chapter 33 Bail and Bail Bonds. Chapter 33 Bail and Bail Bonds. This chapter starts with 436. Okay. Section 436, in what cases bail to be taken. So, they basically deals with the bailable offences. बेलेबल ऑफेंसेस की डायरेक्ट बेल 436 में जाती है. सो व्हेन एनी पर्सन अदर दैन द पर्सन अक्यूज्ड, अब देखो क्या है, एनी पर्सन अदर दैन द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस. ऑब्वियसली बात है, जब हमने बेलेबल कर लिया तो इसको हमें नहीं चाहिए नॉन बेलेबल ऑफेंस. ये अरेस्ट होता है या डिटेन होता है विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर और अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम. रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court is to give bail, such person shall be released on the bail. तो दिस इज़ अ शैल प्रोविजन. प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम हो गया, तो ये कोर्ट भी दे सकता है और ये पुलिस वाला भी दे सकता है, दोनों लोग बेल दे सकते हैं इसमें. प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर, दैट इज़ द पुलिस ऑफिसर और कोर्ट, if he or it thinks fit, may and shall if such person is indigent. So they will check who is an indigent person, जिसके पास 1000 से कम की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, इसका प्रोविज़न कौन से सेक्शन में है एंड इज़ देयर अ स्पेशल ऑर्डर फॉर इट, ये आपके क्वेश्चंस हैं. एंड इज़ अनेबल टू फर्निश श्योरिटी, अब इंडिजेंट है एंड अगर वो नहीं कर पा रहा है श्योरिटी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल फ्रॉम सच पर्सन, तो बेल नहीं लोगे फ्रॉम सच पर्सन से, बट उसको आप डिस्चार्ज कर दोगे ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड. आप उससे एक बॉन्ड भरवा लोगे विदाउट श्योरिटी. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो वही नहीं ले पा रहा है. फॉर हिज अपीयरेंस हैज़ हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड. तो ये एक स्पेशल प्रोविजन है फॉर इंडिजेंट पर्सन दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर 436 ओनली. तो एक्सप्लेनेशन पे देखो, मेरा पर्सन इज़ अनेबल टू गिव बेल विद इन अ वीक. अभी पता कैसे चलेगा कि कौन इंडिजेंट है या नहीं है? क्योंकि उनमें क्या लिखा हुआ है, ऑफिसर और कोर्ट एज अ थिंक्स फिट. तो अभी थिंक कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? तो वेयर अ पर्सन इज़ अनेबल टू गिव बेल विद इन अ वीक, अगर कोई इंसान एक हफ्ते के बीच में डेट ऑफ हिज अरेस्ट, इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड होगा फॉर द ऑफिसर और द कोर्ट टू प्रिज्यूम दैट ही इज़ एन इंडिजेंट पर्सन. इस प्रोवाइजो को कंसिडर करने के लिए बस क्या रिक्वायरमेंट है? बेल नहीं देनी एक हफ्ते के लिए, मतलब अनेबल टू गिव एंड इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड. प्रिजम्पशन हम इसमें रेज कर लेंगे. प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन द सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 116 और सेक्शन 446A. तो इसको एक बार थोड़ा नोट करके रख लो. 116 का 3 and 446 का A, these won't be affected by this provision. ठीक है, at the end we are going to look at these provision. अब आते हैं सब क्लॉज 2. notwithstanding anything contained in subsection 1 where a person has failed to comply with the conditions. now मतलब क्या है इसका, कि ये जो बेलेबल हमने बेल दे दी है और इसके अंदर हमने मतलब कोई कंडीशंस लगाई थी, लगा दे सकते हैं. तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन वेयर अ पर्सन हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बेल बॉन्ड एज रिगार्ड्स द टाइम एंड प्लेस ऑफ द अटेंडेंस, द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल. उसको मना कर देगा. when on subsequent occasion in the case he appears before the court or is brought before the custody, and such refusal shall be without prejudice to the powers of court to call upon any person bound by such bond to pay penalty. अब ये क्या कहते हैं, मतलब बॉन्ड भरवाया था ना, अब बॉन्ड वो इस इंसान को बुलाएगा पेनल्टी भरने के लिए अंडर सेक्शन 446. उसको बुलाएगा कि भाई आपकी बेसिस पे हमने इसको बेल दी थी एंड नाउ ही इज़ नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशंस, now you have to pay the penalty. ओके, ये जो है 116 का 3, इसमें आप लिख लो. इसके अंदर इसने कहा है कि मजिस्ट्रेट आपका इमीडिएट मेजर ले सकता है एग्जीक्यूट कराने में बॉन्ड को अगर ब्रीच ऑफ पीस होता है या डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी होती है. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल, बट अभी के लिए ये सफिशेंट है.
एंड 446 का ए जो है आपका, इसके साथ में अभी लिख लो, हमने कर लिया है पेनल्टी 446, तो बस इसी के ऊपर है. दैट इज़ ऑल्सो डील विद द कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड, बेल बॉन्ड. ठीक है, विदाउट प्रोविजंस वेयर अ बॉन्ड अंडर दिस कोड इज़ फॉर द अपीयरेंस ऑफ पर्सन. इन केस एंड इज़ फोरफीटेड, तो बॉन्ड जो एग्जीक्यूट हुआ है वो आपका कैंसिल हो जाएगा. तो इसीलिए इसने कहा था कि ये जो प्रोवाइज़ो है आपका, या जो इस सेक्शन है, इन दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट, ये तो आपके क्या आएंगे, इस ओवरराइडिंग नहीं है, ये मान्यता होएगी 436 से ज़्यादा. ठीक है, अब हम आते हैं 436A पे. 436A डील्स विद मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन. PYP का क्वेश्चन है, 4 इसके ऊपर लिखा है बड़े सुंदर तरीके से. It has been inserted by 2005 Act 25 of 2005 में आपका ये ऐड हुआ है. ठीक है, जस्ट मार्क इट डाउन. इसको मैं थोड़ा सा दूसरा पेन ले रही हूँ. Act 25 of 2005 से हमारा ये प्रोविज़न कि अंडर ट्रायल को आप मैक्सिमम पीरियड तक कब तक डिटेन रख सकते हो. सो वेयर अ पर्सन हैज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान, अंडर दिस कोड ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ हैज़ बीन स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द पनिशमेंट अंडर द लॉ, अंडरगॉन डिटेंशन. अब इसने कहा कोई भी लॉ, कोई भी ऑफेंस अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान, इसमें एक एक्सेप्शन दिया है कि डेथ उसकी एज अ पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, और वो डिटेंशन अंडरगॉन कर लेता है. कितने के लिए? 1/2. दिस इज दी PYP क्वेश्चन. आ जाएगा 1/2, 1/4, 1/3, बट इसका करेक्ट आंसर होगा 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट specified for that offence under that law. He shall be released by the court on his personal bond with or without sureties. तो ज़रूरी नहीं है श्योरिटीज़ करना, विद और विदाउट श्योरिटीज़ में आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा. यहाँ पे आपका 1/2 ऑफ मैक्सिमम है. ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में आफ्टर हियरिंग, अब ऐसे ही नहीं कर देंगे, उसको छोड़ नहीं देंगे, पहले हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हियर करेंगे. अच्छा, इसका सेक्शन बताना. 21 नहीं है, इसका सेक्शन बताओ एक बारी कमेंट में. जस्ट राइट डाउन द सेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अब इसने कहा है कि ये सब प्रक्रिया करने से पहले वी विल हियर द PP एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग ऑर्डर द कंटिन्यू डिटेंशन. तो हम कंटिन्यू डिटेंशन के लिए भी जा सकते हैं ऑफ सच पर्सन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 1/2 ऑफ द सेट पीरियड, और वी कैन रिलीज हिम ऑन द बेल इंस्टेड ऑफ पर्सनल बॉन्ड. तो इंस्टेड ऑफ पर्सनल बॉन्ड और विदाउट बॉन्ड हम रिलीज भी कर सकते हैं. कब, कैसे? प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच पर्सन शैल इन एनी केस बी डिटेन्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी फॉर ट्रायल मोर देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सेड ऑफेंस अंडर द लॉ. ये जो प्रोवाइजो है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये PNJ का एक हमारा इक्विटी का लगा लो कि आपको कोई भी पर्सन आपका डिटेन ही होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम पीरियड. जितनी इम्प्रिजनमेंट है उससे ज़्यादा ही डिटेन में हो गया, ऐसे नहीं करना है आपको. एक्सप्लेनेशन. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन इन दिस सेक्शन फॉर ग्रांटिंग बेल, द पीरियड ऑफ डिटेंशन पास ड्यू टू डिले इन प्रोसीडिंग्स कॉज्ड बाय द अक्यूज शैल बी एक्सक्लूडेड. ऑब्वियस ही बात है, चार्ल्स शोभराज का केस था, तो अगर उसी ने डिले कर रहा है वो जानबूझ के और डिटेंशन में फिर उसकी वजह से रह पा रहा है वो, दैट इज़ नॉट, हम उस पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ 437 व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. तो ये तो सीधा सीधा बता रहे हैं. 436 था बेलेबल के लिए, 437 है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए. ठीक है, अब ये क्या है? अब ये देखो छोटा सा फाइल लिखा हुआ है, ये सब्सटीट्यूटेड है. सो व्हेन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ, अब देखो इसमें क्या है, अक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है? सस्पेक्टेड इज़ द वर्ड. और ऑफ द कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस. अच्छा, ये कहाँ डिफाइंड है? इज़ अरेस्टेड या डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, इज अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट अदर दैन द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल. तो इसमें कौन से दो कोर्ट्स को एक्सक्लूड करा गया है? हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन को तो एक्सक्लूड ही कर दिया. ठीक है, नॉन बेलेबल में अब क्यों एक्सक्लूड कर दिया? बिकॉज इनके अलग से प्रोविजन है. हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेक्शन को आपका 437 में एक्सक्लूड कर दिया है.
तो बाकी ये सब कर सकते हो, रिलीज़ कर सकते हो बेल पे, बट सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड इफ़ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही हैज़ बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इसने कहा है कि आपका जो पर्सन है शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ़ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड्स। तो ऐसे रिलीज़ नहीं करना अगर सफिशेंट रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने के कि उसने एक्चुअली में ऑफेंस कमिट करा है, पर वो ऑफेंस की पनिशमेंट देखो, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अब आई आस्क यू अ क्वेश्चन, बट आफ्टर दिस द सेकेंड पॉइंट देन यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। इफ़ सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड इफ सच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो प्रीवियसली भी कन्विक्ट हो चुका है, मतलब प्रीवियस कन्विक्शन अंडर सेक्शन कौन सा है बताओ, ये भी बताओ, प्रीवियस कन्विक्शन का भी सेक्शन कौन सा है, जस्ट राइट दैट डाउन एज वेल। Offense punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for 7 years or more, or he had been previously convicted on 2 or more occasions of cognizable offense punishable with imprisonment for 3 years or more but not less than the 7 years। अब देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट जस्ट लेट्स करते हैं। सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है प्लस उसकी प्रीवियस कन्विक्शन है। अब प्रीवियस कन्विक्शन इसने बहुत टाइप की बताई है। अगर प्रीवियस कन्विक्शन है उसकी किससे रिलेटेड, डेथ, LI या 7 years और मोर, ठीक है। और क्या है इसका, और इसने बताया ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन 2 or more occasion, 2+ occasions से इसने करा है, मतलब 2 बार तो हो ही चुका है। अब ये किसके लिए करा है, ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस जो पनिशेबल है 3 years और मोर से, बट नॉट लेस देन 7 years। अगर ये काम इसने 2 बारी से ज़्यादा करा है, जो ऑफेंस आपका 3 year से ऊपर है बट 7 year से कम है, ठीक है, या डेथ और LI के लिए 7 years और मोर के लिए उसने करा है, प्रीवियस कन्विक्शन है, तो भी रिलीज नॉन बेलेबल के ऊपर नहीं, सिंस इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर, ये आपका वो नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 1 क्लॉज 2 बी रिलीज ऑन बेल इफ सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 16 years और इज़ अ वुमेन और इज़ अ सिक ऑफ इन्फॉर्म। तो इसने कहा नहीं, अगर आप देखो ये है, डिस्क्रिशनरी पावर है, आपने चाहे भले ये दोनों काम करे हों, बट इफ़ यू आर अ male under 16 years of age, if you are a woman, if you are sick or infirm, तो आपको छोड़ा जा सकता है। Provided further that the court may also direct that a person referred to in clause 2, जो आपका previous conviction से related है, be released on bail if it is satisfied that it is just and proper so to do for any other special reason। कोई और अदर स्पेशल रीज़न है तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हो। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर, तो आपके पास स्कोप है इसके अंदर। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट मेयर फैक्ट दैट एन अक्यूज पर्सन में बी रिक्वायर्ड फॉर, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट मेयर फैक्ट, बस इसीलिए आपको अक्यूज चाहिए आइडेंटिफाई कराने विटनेसेस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो ये लिखा हुआ है, ये सफिशेंट ग्राउंड नहीं होगा फॉर रिफ्यूजिंग द ग्रांट बेल। सिर्फ यही फैक्ट कि अक्यूज की आवश्यकता है हमें विटनेसेस को आइडेंटिफाई कराने के लिए, दैट विल नॉट बी अ सफिशेंट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग द ग्रांट ऑफ बेल इफ़ ही अदरवाइज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड गिव्स अंडरटेकिंग that he shall comply with such directions as given by the court. Provided also that no person shall, if the offence alleged to have been committed by him is punishable with death, life or 7 years or more, be released on bail by the court under this subsection without giving an opportunity। हम किसको अपॉर्चुनिटी देंगे, पीपी साहब को देगी ना, भाई इतना सीरियस ऑफेंस करा और उसको बिना बताए हम नहीं कर सकते हैं। इफ़ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज, अब देखो क्या लिखा है, एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल एज द केस में भी, किसको अपीयर हो रहा है, ऑफिसर को भी हो सकता है, कोर्ट को भी हो सकता है, दैन देर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड्स बिलीविंग दैट अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब नहीं, उनको नहीं लग रहा कि ही हैज़ कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, बट दैन देर आर सफिशेंट ग्राउंड्स, बट सफिशेंट ग्राउंड्स हैं किसके लिए, फर्दर इंक्वायरी इनटू हिज गिल्ट, द अक्यूज्ड शैल सब्जेक्ट टू द सब प्रोविजन ऑफ, ये क्या था, कैंसिलेशन, आर पेंडिंग सच इंक्वायरी बी रिलीज ऑन बेल। तो अब कोर्ट को लग नहीं रहा कि उसने कमिट करा है, बट देर एग्जिस्ट सफिशेंट ग्राउंड्स कि आप फर्दर
इंक्वायरी हो सकती है इनटू हिज गिल्ट, तब आपको सब्जेक्ट टू द 446A आपका अक्यूज को रिलीज़ किया जा सकता है बेल पे, और एट द डिस्क्रिशन ऑफ सच ऑफिसर ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिम बाय बॉन्ड विदाउट श्योरिटी, या तो बॉन्ड भरवाया जाएगा। एक बार ऊपर आओ, देखो इसमें आता है PYP क्वेश्चन का नॉन बेलेबल ऑफेंस पुलिस वाले से, इसमें हमने करा था पुलिस और कोर्ट दोनों कर सकते हैं, है ना। तो क्या 437 भी कर सकता है? 437 क्या पुलिस वाला दे सकते हैं? नो, नहीं कर सकता। देखो मैं बताती हूँ क्या लिखा है ये, ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, तो आपको कोर्ट के ऊपर तो लाना ही पड़ेगा। चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विदाउट वारंट इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अपीयर or is brought before the court. When any person accused of any suspected commission is arrested, detained, or appears or is brought before the court other than the High Court, he may be released on bail. But such person ये provided court में direct, ठीक है, कोर्ट में डायरेक्ट कोर्ट ही कर सकती है नॉन बेलेबल में, ठीक है। एक बार ये चेक करना, the court at any stage of the inquiry as when there are not reasonable ground such can be released on bail, accused subject to the or at the discretion of such officer or of the court of officer or court when a person accused or suspected of the commission of offence punishable with एक सेकंड को, this is the good question। क्या जो नॉन बेलेबल है वो पुलिस कर सकती है या कोर्ट? देखो कोर्ट वी नो, एंड 437 में हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन आर एक्सक्लूडेड, बट क्या पुलिस कर सकती है? पुलिस इशू कर पुलिस अक्यूज को बेल पे रिलीज़ कर सकती है। एक सेकेंड, हाँ बट इसमें नहीं लिखा हुआ एक्चुअली, बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ओनली वन क्लास ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स नेमली द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज गिवन अथॉरिटी टू रिलीज ऑन बेल अ पर्सन अक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो सिर्फ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन नॉन बेलेबल के लिए आपको छुट्टी दे सकता है। यस, पुलिस वाला भी दे सकता है, ओनली ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। कूल, इट वॉज अ नाइस एक्सरसाइज। अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में। इफ something contrary is there you can comment down below, and if I am like this is wrong then I will I'll also comment down below, और दूसरी वीडियो में भी I'll explain it a little bit। अब 3 सब क्लॉज पर आते हैं। When a person accused of, अब सेकेंड सब क्लॉज क्या था आपका? यही था कि फर्दर इंक्वायरी के लिए तो लाइक बेल आप ग्रांट कर सकते हो फॉर फर्दर इंक्वायरी, ठीक है। जब अगर फर्दर इंक्वायरी हो तब तक आप उसको बेल पे छोड़ सकते हो। सो वेर अ पर्सन अक्यूज अ कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट may extend to 7 years or more, or an offence chapter 6, 16, 17 of IPC or abatement conspiracy attempt is released on bail under subsection 1, the court shall impose the condition। तो कंडीशनल बेल है ये, ठीक है। इस पे तो कंडीशंस डालनी है, देखो शैल है, इन पे तो कंडीशनल डालनी है चैप्टर 6, 16, 17 पे। As such person shall attend in accordance with the conditions of the bond executed under this chapter, that such person shall not commit an offence similar to that of offence which he is accused or suspected of the commission, that such person shall not directly and indirectly make an inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case to dissuade him from disclosing, and may also impose in the interest of justice any such other condition as it deems necessary।
तो फोर्थ पर आते हैं। तो अगर आपकी कंडीशंस बात है, कंडीशंस कहाँ गिवन है 437 के 3 में वी हैव कंडीशंस, ठीक है। एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग हिज रीजन और स्पेशल रीजंस फॉर डूइंग सो। अब देखो क्या लिखा है ये, एन ऑफिसर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और कोर्ट जो एक रिलीज़ कर रहा है एक पर्सन को अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग हिज रीजंस और स्पेशल रीजंस फॉर डूइंग सो। रिलीज़ करने के भी वी हैव स्पेशल रीजंस। अच्छा ओके, एनी कोर्ट विच हैज रिलीज्ड अ पर्सन ऑन बेल मे सॉरी शैल प्रोविजन था इफ इट कंसिडर्स इट नेसेसरी टू डू सो डायरेक्ट दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। तो मतलब 437 के 5 में 437 के 4 में वी हैव रीजंस टू बी रिकॉर्डेड एंड 437 के 5 में वी हैव कैंसिलेशन नहीं कह सकते, मतलब री अरेस्ट कर, कैंसिलेशन भी कह सकते हो, नेसेसरी टू डू सो री अरेस्ट और कमिट करो उसको कस्टडी में। 6 में आते हैं, इफ़ एनी केस ट्राइबल में मजिस्ट्रेट द ट्रायल ऑफ सच पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी नॉन बिलेबल ऑफेंस इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days from the first date fixed for a hearing of taking evidence in the case, such person shall, if he is in the custody during the whole of the said period, be released on bail to the satisfaction of the magistrate unless for reasons to be recording the magistrate otherwise direct। तो जनरल रूल क्या है आपका, जनरल है इन एनी केस जो मजिस्ट्रेटेबल ट्रायल है, जो मजिस्ट्रेट करेगा कोई ट्राई केस अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस नॉट कंक्लूडेड, क्या नहीं कंक्लूड हुआ आपका, ट्रायल ऑफ एनी पर्सन। तो ये आपका जो ट्रायल है, ट्रायल आपका 60 days में कंप्लीट नहीं हुआ और ये 60 days आप कहाँ से ले रहे हो, फर्स्ट डेट फिक्स्ड फॉर हेयरिंग से ले रहे हो आप। फर्स्ट डेट फिक्स्ड फॉर हेयरिंग, क्या हेयरिंग नहीं बेटा, टेकिंग एविडेंस। एविडेंस की पहली तारीख से 60 दिन के अंदर अगर ये नहीं हुआ, ये सच पर्सन शैल इफ इज इन द कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल टू द सेटिस्फैक्शन एंड अगर अनलेस, ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है, स्पेशल के लिए आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, मतलब नॉट रिलीजिंग के लिए आपको रिफ्यूजिंग कह सकते हैं, नॉट रिलीजिंग नहीं, रिफ्यूज़ल के लिए आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। 437 के 6 में मैजिस्ट्रेबल ट्रायल 60 days, ठीक है। हम चलते हैं नीचे, इफ़ at any time during the conclusion of the trial accused of non-bailable offence and before judgment is delivered। तो आफ्टर कंक्लूजन कंक्लूड हो गया आपका ट्रायल बट बिफोर जजमेंट अभी डिलीवर नहीं हुई है, तो कोर्ट का ओपिनियन है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं बिलीविंग दैट अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। तो मतलब कोर्ट को पता लग गया है, ऑब्वियसली बात है, ट्रायल कंक्लूड हो गया, जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुई है बट कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड है कि अक्यूज ने नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस, तो वो रिलीज़ कर सकता है अक्यूज इफ इज इन द कस्टडी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिम बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस टू हियर द जजमेंट इन द कोर्ट। ठीक है, आना पड़ेगा इसको सुनने के लिए जजमेंट। अब एक बार मेरे को बात बताओ, इसके अंदर हमारे पास नो बॉन्ड, यहाँ पे हमने कोई बॉन्ड नहीं भरवाया, ठीक है। वाई वी हैवेंट फाइल्ड फॉर एनी बॉन्ड ईयर, बिकॉज एविडेंस हमारा हो चुका है, नहीं मतलब एविडेंस चल रहा है, 60 दिन में ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, हम उसको बेल पे छोड़ रहे हैं सैटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, बट हम उससे कोई बॉन्ड नहीं भरवा रहे हैं। 7 में हम बॉन्ड भरवा रहे हैं क्योंकि जजमेंट उसको सुननी है, बट वो कोर्ट को भी पता है कि वो अक्यूज नॉट गिल्टी है। तो आपका 437 का जो 7 है ये आपका क्या है, पोस्ट ट्रायल बेल, ये आप कह सकते हो पोस्ट ट्रायल बेल, ठीक है। नाउ आते हैं 437A, बेल टू रिक्वायर अक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट। ये आपका ऐड हुआ है, ये आता नहीं है वैसे।
before conclusion of trial and before disposal of the appeal. The court trying the offence or the appellate court, as the case may be, shall require the accused to execute the bail bond with sureties to appear before the higher court, as and when such court issues notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court, and such bail bond shall be in force for 6 months. This is a PYP question. You should remember it. 437A में कितना time period है? 6 महीने. If such accused fails to appear, the bond stands forfeited and procedure 446 shall apply. I think so. I may be wrong here. But जब हम judgment writing करते हैं तो हम ये भराते हैं उससे. ये वाला bond जो है judgment writing में we make the accused fill this bond. However, before conclusion of the trial and before disposal of appeal, the court trying the offence maybe shall require the accused to execute bail bond to appear before the higher court. एक बार check करेंगे, ठीक है? एक बार इसको check करेंगे. नेक्स्ट आते हैं 438 डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट. ये आपका ये जो वर्ड आता है इसको कौन सा अरेस्ट बोलते हैं? एंटीसिपेटरी बेल. बहुत सारे केसेस हैं. विल डील ऑल केसेस इन अनदर क्लास. ओके, व्हेन एनी पर्सन हैज, अब देखो ये वन है रीज़न टू बिलीव. क्या होना चाहिए? रीज़न टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड कौन सा नॉन बेलेबल ऑफेंस. ही में अप्लाई कहाँ पे अप्लाई करेगा? हाई कोर्ट को या कोर्ट ऑफ सेशन को? PYP है सीधा सीधा क्वेश्चन. On direction under the section, the court may, it is a discretionary relief, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest. अगर ये देखो सीधा सीधा बेल एक्ट की लैंग्वेज को इतनी बार पढ़ो कि यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी ए द इन वाला सारे कॉमा भी. तो ये सीधा PYP का क्वेश्चन है. इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज ऑन बेल. ये एज इट इज़ आती है. फिर आता है कहीं आफ्टर अरेस्ट ये तो ये वाला याद रखो. इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज ऑन बेल. When the High Court, the Court of Session makes a direction under 1, it may include such conditions. So 2 में conditions हैं. Condition that make himself available for interrogation by the PO. The condition that shall not indirectly inducement, threat or promise, had not leave India without the previous permission of the court. Other condition may be जो हमारी 437 की 3 में है, as if bail were granted under this section, under that section. If such person is thereafter arrested without warrant by an officer on such accusation is prepared either at the time of arrest, या तो time of arrest पे वो prepared है, या at any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail. And if a person taking cognizance of such offence decide that a warrant should be issued in the first instance against that person, he shall issue bailable warrant in conformity with the direction of the court number 1. Thereafter arrested without warrant. ठीक है, तो आपका ये आप कर सकते हो. Nothing in this shall apply to case involving the arrest of any person. तो ये आपका anticipatory bail does not work जब आपका रेप वाले offences के लिए आप accused होते हो. And this has been added by 2018 amendment. And no anticipatory bail for 376 sections. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं 439. स्पेशल अभी हमने 437 में एक्सक्लूड करा था हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को नॉन बेलेबल से ना करने के लिए. द रीज़न वाज दिस, क्योंकि 439 में वी हैव स्पेशल हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के लिए. हाई कोर्ट और COS में डायरेक्ट that any person accused of an offence and his custody be released on bail, and if the offence is of the nature that is specified under 437(3), उसके अलावा भी इम्पोज एनी कंडीशन जो भी उनको नेसेसरी रखती हैं. दैट एनी कंडीशन इम्पोज ए मजिस्ट्रेट वेल रिलीजिंग एनी पर्सन बेल. अब ये क्वेश्चन आता है PYP का कि कौन सेट असाइड कर सकता है आपकी बेल की कंडीशंस. जिस मजिस्ट्रेट ने पास करा है वही बेल दिया, वो अपीलेट अथॉरिटी या पुलिस वाला या हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन. तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन सेट असाइड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन मजिस्ट्रेट ने लगाई है तो. प्रोवाइडेड दैट हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू अ पर्सन. ये देखो शैल, एक सेकेंड रुको. शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन or which though not so tribal is punishable with imprisonment for life
गिव नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर बेल टू द पीपी, तो पीपी को दोगे या तो कोर्ट ऑफ सेशन में, वो ट्राइबल है जिस ऑफेंस के लिए उसको करा जा रहा है, या लाइफ के लिए है, unless it is for the reasons to be recorded in writing or the pen that is not practicable for giving such notice. Like नोटिस आप देना तो चाहिए, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं दे सकते तो आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। प्रोवाइडेड हाई कोर्ट और वो आपका बेल नहीं देगी जो आपका 376 से है। गिव नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बेल टू पीपी विद इन पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट और रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन। वो एंटिसिपेटरी नहीं दे सकती, ये दे सकती है। शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू अ पर्सन हु इज़ अक्यूज्ड, तो ये आप दे सकते हो 15 days के अंदर आपको पीपी को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ये भी आपका पीवाईपी का क्वेश्चन है कि कहाँ दे रखे है प्रोविज़न। 439 के सब क्लॉज 1 में ही है, सब क्लॉज 1 के प्रोवाइज़ो में है, आपके सेकंड प्रोवाइज़ो में, ठीक है। ये 15 days का नोटिस आप दोगे पीपी को, ये देना ज़रूरी है। शैल है, शैल। द प्रेजेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम शैल बी ऑब्लिगेटरी एट द टाइम ऑफ हियरिंग। तो प्रेजेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट का होना और उसका ऑथराइज्ड ऑब्लिगेटरी है इस टाइम पे, ठीक है। ये आपका 2018 में ही ऐड करा होगा, यस। कूल 439 भी हो गया। अब ना होते हैं 439, नहीं सॉरी 440 पे ही आते हैं। 440 इज़ अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड ऑफ द सर्कमस्टांस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्कमस्टांस के द्वारा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए और हर केस का अलग हो सकता है। 440 में लिखा है हाई कोर्ट और ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट द बेल रिकॉर्ड बाय पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस्ड। तो ये भी हमने पढ़ा था, हाई कोर्ट ये रिड्यूस भी कर सकती है और ये सेट असाइड भी कर सकती है, ठीक है। एक बार ऊपर आओ, सेट असाइड क्या था और मॉडिफाई था, हाँ मॉडिफाई, सेट असाइड, और आपका ये पुलिस ऑफिसर द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज़, तो बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल इज रिलीज्ड ऑन हिज ओन बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर सच सम ऑफ मनी एज द पुलिस ऑफिसर कोर्ट एज द केस में बी, थिंग्स सफिशिएंट shall be executed by such person and when he is released on bail by one or more sufficient sureties condition that such person shall attend at the time and the places mentioned in the bond, shall continue to attend until otherwise directed by the police. अगर where any condition is imposed with the release of any person may, the bond shall also contain that condition. Condition भी मतलब लिखनी पड़ेगी. Also bind the person released on the bail when called upon the high court to answer the charge for the purpose divided with the sureties are fit, कि sureties fit हैं, sufficient है, तो कोर्ट में एक्सेप्ट किसके क्या कैसे पता लगाओगे, एफिडेविट से। इन द प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स कंटेन देयर इन relating to the sufficiency or fitness of the sureties or if it considers necessary may either hold an inquiry भी कर सकती है या खुद कर लेगी या मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू द कोर्ट को करा देगी कि पहले जाओ आप एफिडेविट पे तो मान नहीं रहे इसकी सफिशिएंट श्योरिटी की सफिशेंसी और फिटनेस, तो एक बार आप चेक करके आओ ये किस में लिखा हुआ है, 441 में लिखा हुआ है बॉन्ड ऑफ अक्यूज एंड श्योरिटीज़। नेक्स्ट आते हैं 442 डिस्चार्ज, नहीं सॉरी 441A डिक्लेरेशन ऑफ श्योरिटीज़। एवरी पर्सन स्टैंडिंग श्योरिटी टू एन अक्यूज पर्सन फॉर हिज रिलीज इन बेल shall make a declaration before the court as to the number of the persons to whom he has stood surety including, तो पहले बताना पड़ेगा वो श्योरिटी भाई साहब को कि वो कितने की श्योरिटी एक्चुअली में दे चुका है, इंक्लूडिंग द अक्यूज गिविंग देन ऑल द रेलेवेंट पर्टिकुलर्स। डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी एज सुन एज द बॉन्ड, जैसे आपको एग्जीक्यूट हो जाते हैं द पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। व्हेन ही इज़ इन जेल कोर्ट एडमिटिंग हिम टू बेल शैल इशू एन ऑर्डर ऑफ रिलीज टू दी, किसको, जेलर को नहीं है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल को है। सच ऑफिसर ऑन रिसीट ऑफ द ऑर्डर shall release him. Nothing in this section. Section 436 or 437 shall be deemed to require the release of any person liable to be detained for some matter other than which the bond was executed. To deem, हाँ मतलब अगर किसी और के लिए चाहिए, nothing in this section shall be deemed to require the release of any person liable. Nothing in this section. रुक जाओ मेरी क्या लिखा है, nothing in this section, section 436 और 437
जिसमें कह रहे हो रिलीज़, वो नहीं, शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर द रिलीज ऑफ द पर्सन टू बी डिटेन फॉर सम मैटर अदर देन द रिस्पेक्ट ऑफ विच द बॉन्ड वाज एग्जीक्यूटेड। अच्छा, तो रिलीज़ नहीं होगा, अगर किसी और मैटर के लिए चाहिए तो ठीक है भाई, रख ले तू। पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन फर्स्ट टेकन इज अनसफिशिएंट इफ थ्रू, अब किसके देखो ये वर्ड है, मिस्टेक, फ्रॉड और अदरवाइज। इनसफिशिएंट श्योरिटी हैज़ बीन एक्सेप्टेड और इफ आफ्टरवर्ड्स बिकम, या थी पहले एक्सेप्ट ही इनसफिशिएंट करी थी या बाद में इनसफिशिएंट हो गई, द कोर्ट में इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट directing that the person released on bail be brought before it and order him to find sufficient sureties and उसकी अगर फेलिंग पे तो क्या कर दोगे आप, कमिट कर दोगे जेल पे। दिस आई विटनेस्ड माई सेल्फ इन द कोर्ट सम डेज बैक एंड 443 का कि कमिट कर दोगे जेल पे अगर उसके पास सफिशिएंट श्योरिटीज़ हैं। 444 का भी हमने पढ़ा था क्योंकि उसने डिस्चार्ज करा था अपने आप को, इसीलिए उसके बेचारे के पास बलवा नहीं था एंड देन ही वॉज कमिटेड टू जेल। जस्ट लेट मी पर देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा है, बस दैट इज़ 450 पर थोड़ा सही ही रह गया हमारा। 444 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़ के, ऑल और एनी श्योरिटीज़ फॉर द अटेंडेंस एंड अपीयरेंस बी रिलीज ऑन बेल एट मेनी टाइम अप्लाई टू द मजिस्ट्रेट टू डिस्चार्ज द बॉन्ड ईदर होली और एज इट रिलीज द एप्लीकेंट्स on such application the magistrate shall issue warrant of arrest directing that person so released to brought before him on the appearance of such person pursuant to the warrant or his voluntary surrender। उसने मेरे वाले मतलब जो केस that I witness उसमें voluntary surrender हुआ था वो, the magistrate shall direct the bond to be discharged either wholly release the applicant shall call upon the person to find other sufficient sureties and अगर वो फेल कर देता है तो commit him to the jail। 444 ठीक है, दैट इज़ द 444। ऐसे मत लिखा करो, ऐसे लिखा करो, ठीक है। यहाँ पे वो डिस्चार्ज करा रहे खुद, वो वहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 445 डिस्पोजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस where any person is required by any court or officer to execute a bond with or without surety, such officer may except in the case of bond for good behavior permit him to deposit a sum of money or a government promissory note to such amount as the court or officer may fix in lieu of executing such bond। तो एक्सेप्ट गुड बिहेवियर को छोड़ के आप बाकी में आप गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट और सम ऑफ मनी आप कोर्ट के अंदर जमा करा सकते हो इन लिeu ऑफ एग्जीक्यूटिंग सच बॉन्ड। एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट टू एग्जीक्यूट विदाउट श्योरिटीज़। 446 प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड आपका जो था वो फॉरफिट हो गया, कंडीशंस ब्रेक हो गई हैं, ये हमने इतनी बार कर लिया। कैंसिलेशन तो वेयर अ बॉन्ड अंडर दिस कोड इज़ फॉर अपीयरेंस एंड प्रोडक्शन, या अपीयरेंस के लिए या प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कोर्ट के आगे या इज प्रूव टू द सैटिस्फैक्शन द कोर्ट दैट एनी कोर्ट टू विच द केस हैज सब्सिक्वेंटली बीन ट्रांसफर द बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिट or in respect of any other bond it is proved that the satisfaction of the court by which the bond was taken or of any court which the case has subsequently been transferred or the court of any magistrate of the first class the bond has been forfeited, the court shall record the reasons on such proof, may call upon any person bound by such to pay the penalty, show cause why it should not be paid, explanation a condition in the bond for appearance, the production of property of the court shall be construed as including a condition of appearance as the case may be before any court to which the case was subsequently done. If sufficient cause is not shown and penalty is not paid, the court may proceed to recover the same as if such penalty was imposed by it under this court। मतलब अटैचमेंट वगैरह करके and it's not paid recovered in the manner of said the person so bound shall be liable by order of the court ordering the recovery of penalty to imprisonment in civil prison। ये आपका PYP का आता है 6 महीने का। 6 months आपकी श्योरिटी का जो जिसने दिया था वो आपके सिविल जेल में जा सकता है अगर उसने नहीं भरा तो, ठीक है। दिस इज़ द PYP क्वेश्चन, मार्क इट डाउन। 446 का सेकंड का प्रोवाइज़ो। नेक्स्ट, द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग इन सीजन रिमिट एनी पोर्शन ऑफ द पेनल्टी मेंशन फॉर पेमेंट इन पार्ट ओनली। उसका मतलब दयालु है कोर्ट भाई, आपका कर देगा पार्ट में। Where a surety to a bond dies before the bond is forfeited, his estate shall be starred। अब देखो श्योरिटी मर गया बिफोर द बॉन्ड इज़ forfeited, तो उसके बाद जो स्टेट होएगी वो डिस्चार्ज करेगी आपकी ऑल लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड। तो श्योरिटी पर्सनली होता है इसीलिए उसकी स्टेट आपकी बाउंड हो जाएगी। नेक्स्ट, वेयर एनी पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 106 117 or 360 is convicted of offence of commission of which the constitutes a breach of condition of executed in lieu of his bond for a certified copy of the judgment by which he was convicted, offence may be used as evidence।
तो आपकी जो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी है इन वाले केसेस में 106, 117, 360, 448 में आपकी जैसे क्या एज एविडेंस यूज़ की जाएगी अगेंस्ट श्योरिटी एंड श्योरिटी सो यू द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट ऑफेंस वाज कमिटेड बाय हिम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड. कॉन्स्टिट्यूट ब्रीच बॉन्ड एग्जीक्यूटेड इन ल्यू अंडर सेक्शन 448 अभी पढ़ रहे हैं हम. ये रहा 446 कैंसिलेशन ऑफ द बॉन्ड एंड बेल. बॉन्ड इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है. 446 जो है आता है आपका वो सिंपल 4 फीचर की बात करता है. ठीक है, 4 फीचर क्या हो गया आपका 6 महीने की जेल हो गई. यही है, रिमिट कर देगा पोर्शन. ये 446A आपकी सीधा कैंसिलेशन से बात कर सकते. विदाउट द प्रेजुडिस वेयर अ बॉन्ड अंडर दिस कोड इज फॉर द अपीयरेंस. फॉरफिट हो गया है. बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय वन इट शैल स्टैंड्स कैंसल्ड. If the bond executed by such person as well as the bond if executed, therefore after no such person shall be released only on his own bond in that case. If the police officer, एक second, where a bond under this is for the appearance of person in case and is forfeited for breach of condition, the bond executed by such person as well as the bond which have been executed by any of the more cancelled. Thereafter no such person shall be released on his own bond in that case. Only on his own bond. The police officer of the court as may be for the appearance before whom the bond was executed is satisfied there was no sufficient cause for failure of the person bound by to comply with this condition. Fresh person, other provision, he may be released in the case upon the execution of fresh person. Subject to the provision, he may be released for such sum of money one by one on such order as the police officer could make things well. 447 procedure in case of insolvency of death of surety और वेयर द बॉन्ड इज़ फॉरफिटेड. तो क्या प्रोसीजर होगा जब आपका जो श्योरिटी है वो इंसॉल्वेंट हो गया या डेथ हो गया, आपका बॉन्ड फॉरफिट हो गया. अभी हमने पढ़ा था कि उसकी स्टेट लायबल होगी. व्हेन एनी श्योरिटी टू द बॉन्ड दिस कोर्ट बिकम्स इंसॉल्वेंट डाइज और एनी बॉन्ड इज फॉरफिटेड सच द कोर्ट माई हुज ऑर्डर सच बॉन्ड वाज टेकन मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में ऑर्डर द पर्सन फ्रॉम whom such सिक्योरिटी वाज डिमांडेड टू फर्निश फ्रेश सिक्योरिटीज़ कंप्लाई विद बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम माइनर. ये PYP का इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है. 448 बात करता है. व्हेन अ पर्सन रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर एग्जीक्यूट एज अ माइनर सच कोर्ट और ऑफिसर मे एक्सेप्ट इन लिeu ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड. वेयर द पर्सन रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट और ऑफिसर इज माइनर मे एक्सेप्ट इन लिeu ऑफ अ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय श्योरिटी और श्योरिटी ओनली. तो पर्सनली नहीं, श्योरिटी ओनली. 449 अपील जाएगी आपकी 446 जिसमें 449 की मतलब 449 में अपील जाएगी आपकी 4 फीचर से. ऑर्डर पास इन फॉर शैल बी अपीलेबल. सारे ऑर्डर जो 446 में पास हो रहे हैं ये सारे अपीलेबल होंगे इन द केस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय मजिस्ट्रेट. अगर मजिस्ट्रेट ने कराया ऑर्डर तो किसके पास जाएगा? सेशन जज के पास जाएगा. अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने ही कराया तो किसके पास जाएगा? टू सच कोर्ट विच एन अपील लाइज फ्रॉम एनी ऑर्डर, मतलब अपील सेशन जज की कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट, वहाँ जाएगा. और लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज 450 पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट ड्यू टू एन सर्टन रिकॉग्नेंस द हाई कोर्ट लेवाई द अमाउंट वन मेन्स अटेंडेंस एट सच हाई कोर्ट. बस यही है. और कोर्ट ऑफ सेशन, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस में डायरेक्ट एनी मजिस्ट्रेट टू लेवाई द अमाउंट ड्यू ऑन बॉन्ड ऑफ फॉर अपीयरेंस और अटेंडेंस इन सच इकोनॉमी. तो हमने कौन से पढ़ा है अभी? चैप्टर 33 436 से 450. ठीक है, बेल एंड बेल बॉन्ड्स. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.